ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, हम अपनी कल की क्लास में एक डिस्कशन कर रहे थे और शायद हम यहाँ तक पहुंचे थे कि जिसमें हमने आउटलाइंस को बनाना सीखा था। हमने कोशिश की थी, हमने ट्राई किया था कि हम जो है न सिर्फ चीज़ों को समझें बल्कि आउटलाइन बनाएं भी। मैं एक आउटलाइन कल आपको दिखा रहा था और मैंने आपसे कुछ चीज़ें जो है वो गुजारिश की थी, कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार किए थे, जिनमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, बताने की कोशिश कर रहा था मेन हेडिंग क्या होती है, बताने की कोशिश कर रहा था स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है। लेकिन एक चीज़ का मुझे पूरा पूरा इदराक है कि आपको ये चीज़ें अभी भी काफ़ी परेशान कुन लगती हैं, परेशान करती हैं और करनी भी चाहिए। इनका जो है वो परेशान करना जो है बनता है। ठीक है। कोई ना कोई ऐसा तरीक़ेकार तो बहरे कैफ होगा कि जिससे जो है हम कोशिश कर सकेंगे कि इन तमाम चीज़ों को समझ सकें। कोई ना कोई ऐसा वे आउट हमारे पास होना चाहिए कि जिससे ना सिर्फ हम इनको समझें बल्कि कोई ना कोई स्टेप जो है वो हम मूव मूव ऑन करें यहाँ से। जब हमने बात की न्यूक्लियर एनर्जी की या आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस में क्या कैसे मुमकिन है कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसी आउटलाइन बना सकें जो कि तमाम के तमाम चीज़ों का कवर करे। ये हमारे पास 2021 के पेपर की आउटलाइन है। आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर आउटलाइन। इनफैक्ट आई कंप्लीटेड टू आउटलाइंस बिफोर दिस क्लास। तो मैंने कोशिश कर रहा था कि इन तमाम की तमाम चीज़ों को एक सिमुलेट कर सकूं और आपको सिखा सकूं कि आप करोगे कैसे, इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। ये आउटलाइन यहाँ पे हमें बनी हुई तो बहुत अच्छे से दिखाई दी हमें, यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त तरीके से लग गया कि आउटलाइन बनी, लेकिन हमने बनाई कैसे, हमने काम कैसे किया। आज के सेशन में हम आउटलाइन को ही बनाना सीखेंगे और बाद में जो है आपने जब इसके ऊपर मल्टीपल काम कर चुके होंगे तो ऑब्वियसली आप पास पेपर्स में उन्हें अटेम्प्ट करोगे। देखें, कल हम जो है वो डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है। थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास हमारे ऐसे का मरकजी ख्याल होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर हमारे पास थीम है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेन आइडिया हमारे पास हमारे ऐसे की आउटलाइन के अंदर वो पॉइंट होता है जिसने बताना होता है कि हम पूरे के पूरे ऐसे में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे डिबेट करना चाहेंगे, जिन पे हम डिबेट करना चाहेंगे। तो जब हमें एक आउटलाइन बनानी है, उस आउटलाइन में पहली चीज हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट हो सकती है, आप थीसिस स्टेटमेंट रख सकते हो। दूसरी बात, उसमें मेन आइडिया हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। हो सकता से मुराद ये है, कुछ लोग ऐसी भी आउटलाइन बना देते हैं जिसमें मेन आइडिया नहीं होता, ना सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं। वो आउटलाइन तो खैर होती है लेकिन उसका नंबर कोई नहीं मिलता। ठीक है, वो एक आउटलाइन तो बन जाती है लेकिन वो नंबर नहीं होते हैं उसका कुछ भी, वो एक फजूल एक्टिविटी होती है। सो अब हम एक ऐसे है जो कि बिखरा हुआ ऐसे है, ये हमारे पास है। इसमें कहीं पे हमें थीसिस स्टेटमेंट नजर आएगी, कहीं पे हमें मेन आइडिया नजर आएगा, कहीं पे स्पोर्टिंग पॉइंट्स नजर आएंगे। हम इन तमाम चीजों को करने से पहले जो है हम कोशिश करना चाहेंगे कि एक दफा दोबारा से ये देख लें। थीसिस स्टेटमेंट मरकजी ख्याल होता है, मेन आइडिया जो हमने पैराग्राफ्स में बात करनी है, सपोर्टिंग पॉइंट्स वो जो एक पैराग्राफ के विद इन पैराग्राफ की चीजें होती हैं, और ऑब्वियसली कंक्लूजन जो है वो हमारे पास ऐसे का जो कंक्लूजन होता है। अब मुझे आप सिर्फ ये गाइड कर दीजिए कि ये आपके पास जो है वो नजर आ रहा है आपको, एक बिखरा हुआ पैराग्राफ, एक बिखरा हुआ छोटा सा ऐसे। इसमें जो पहली लाइन है वो है हमारे पास टाइटल। एक ऐसे है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ऐसे है जिसका उन्वान है द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ठीक है, इसका उन्वान है द बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब आपने ये बताना है कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे। थीसिस स्टेटमेंट जरा ढूंढने, ये जो सामने है ABCD से लेके M तक, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है। आपने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो देखनी है कि थीसिस स्टेटमेंट आपके पास कहाँ पे है। You are requested to locate, identify the thesis statement। thesis statement है कहाँ पर, ये जी आपने आइडेंटिफाई करना है। सभी के सभी लोग जो हैं वो इसको देखेंगे। द पीपल हु आर सिटिंग आइडल, द पीपल हु आर नॉट टाइपिंग,
दे आर रिक्वेस्टेड कि वो भी जरा इसको देख सकें। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि जे जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल जरा देखें क्या हमारे पास जे जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट को आपने देखने की कोशिश करनी है। थीसिस स्टेटमेंट आपके पास कहाँ पे है? बाकी लोग जो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं, उन्हें भी इसके ऊपर काम करना है, उन्हें भी इसको जो है वो देखना है। अच्छा, जब हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है, डूइंग योगा रेगुलरली कैन बी गुड फॉर योर माइंड, योर बॉडी एंड योर इमोशंस। अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है। हमारे पास जो है डूइंग योगा कैन बी गुड फॉर योर माइंड, बॉडी एंड योर इमोशंस। तो जो टॉपिक था हमारे पास ऐसे का, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ योगा। टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ योगा और ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसने वही बात की, डूइंग योगा रेगुलरली कैन बी गुड फॉर योर माइंड, योर बॉडी एंड योर इमोशंस। अब कुछ लोग जो हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, अगर उसने बेनिफिट्स ऑफ योगा पे बात की, आप मुझे जरा गाइड कीजिएगा चैट बॉक्स में। हम मुझे ये लगता है कि योगा का कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे लगता है ये फजूल एक्टिविटी है। क्या हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं? इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं हम? नेवर एवर। आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन आपका एग्जामिनर क्या आपके फ्लो से सेटिस्फाइड है? क्या आपका एग्जामिनर जो है वो ही इज रियली लिसनिंग यू? सोहा, अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, आपने अगर वो मांग रहा है द बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स पे बात करो। अच्छा, मुझे अगर बताओ कि मुझे एक टॉपिक दिया गया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जरा मुझे ये बताओ कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है? तो गैस करो। क्या हम सिर्फ प्रोज पे बात करेंगे या कॉन्स पे बात करेंगे? मुझे प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है? सिर्फ प्रोज पे बात करेंगे या कॉन्स पे बात करेंगे? शाबाश, हम दोनों पे बात करेंगे। और अगर मेरे पास जो है कोविड 19 ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, कोविड 19 जो हमारे पास कुछ यहाँ पे है जनाबे वाला, ये हमारे पास आ गया, ये वाला, ये है जी कोविड 19 नंबर 3 पे मेंशन है, वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी रिसर्चर्स। इसमें मुझे बताएं कि थीसिस स्टेटमेंट किसको डील करेगी? कोविड 19 को डील करेगी, वेकअप कॉल को डील करेगी, पाकिस्तानी रिसर्चर्स को डील करेगी? सबसे ज्यादा एम्फसाइज किस वर्ड पे है? ये कोविड 19 वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान नहीं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें वो सिर्फ एक वर्ड पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है, जिसके पूरे का पूरा ऐसे रोटेट करेगा आपका, और उसी को आपने बताना है। वो क्या है जनाब? सिर्फ एक वर्ड है। कोविड 19 इज नॉट द वर्ड। कोविड 19 इज नॉट द मेन वर्ड। कोविड 19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, कोविड 19 की तो बात होगी ही होगी। ठीक है, उसको तो हम डेफिनेटली मेंशन करेंगे ही करेंगे। अगर मैं सारे का सारा ऐसे पाकिस्तानी रिसर्चर्स पे लिख दूं तो मैं पास हो जाऊंगा? अगर मैं सारे का सारा ऐसे कोविड 19 पे लिख दूं तो मैं पास हो जाऊंगा? यस, मुझे वेकअप कॉल पे लिखना है। अगर अगर मैंने कोविड 19 पे लिख दिया ही इज नॉट गोइंग टू अवार्ड मी एनीथिंग, अगर मैंने पाकिस्तानी रिसर्चर्स पे लिख दिया ही इज नॉट गोइंग टू अवार्ड मी एनीथिंग, मुझे मेंशन करना है वेकअप कॉल पे। वेकअप कॉल पे बात करनी होगी मुझे।
अगर मैं वेकअप कॉल पे बात नहीं कर रहा तो इट मीन्स एग्जामिनर को मुझसे कोई कंसर्न नहीं है. वट एवर आई एम प्रोड्यूसिंग दैट इज अ वर्थी मटीरियल और वर्थलेस. Okay, my second question is that if I ask you about A, develops clear thinking, this time you are supposed to tell me the point number A, that is develops clear thinking, is it the main idea or it is a supporting point? What it is? Main idea means that can cover a lot many supporting sentences. So whenever we talk about, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डेवलप क्लियर थिंकिंग है सरमद मलिक साहब, तो क्या ये हमारे पास मेन आइडिया होगा, ये स्पोर्टिंग डिटेल्स जो है वो होंगी? अच्छा, ए के आगे मैं क्या लिखूंगा? एम लिखूं, पी लिखूं या एस लिखूं? ए के आगे मैं क्या लिखूंगा? ए हमारे पास स्पोर्टिंग डिटेल्स होगी. शाबाश. फिजिकल बेनिफिट्स, ये क्या होगा? फिजिकल बेनिफिट्स क्या होगा? शाबाश इंसराज, शाबाश मानूर. यस, हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास ये है मेन आइडिया. ये हमारे पास मेन आइडिया है. मेन आइडिया का मतलब क्या है? मेन आइडिया का मतलब क्या है? मेन आइडिया का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो है वो पॉइंट्स होंगे. मेन आइडिया का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे इसमें सपोर्टिंग डिटेल्स जो है वो होंगी. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जुनेद, ठीक है, थैंक यू. ओके, खुदा हाफिज. सो हमारे पास जो है ये जनाब इसकी डिटेल्स होंगी एंड इट इज हमारे पास फिजिकल बेनिफिट्स. मेन आइडिया, मेरी बात गौर से सुन लो, समझ लो, लिख लो और इसको भूलोगे नहीं. द very point that I'm talking about is whenever you are mentioning the main idea, that means कि उसके अंदर कई सब पॉइंट्स आएंगे. जैसे मैंने मेंशन किया इन दिस आउटलाइन प्रूव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट मींस ये जो सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं ये हमारे पास मेन आइडिया था और ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं. इनको रंबल अप नहीं करोगे, इनको मिक्स अप नहीं करोगे. ओके, देन मुझे बताओ कि इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, क्या ये हमारे पास सपोर्टिंग पॉइंट है, मेन आइडिया है या थीसिस स्टेटमेंट है? एक्सीलेंट. हमारे पास एक ही निशानी होती है whenever we are talking about the supporting points, जिसको मेन आइडिया की हेडिंग पे आप मल्टीपल पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो. लेकिन जब आप बात कर रहे होते हो सपोर्टिंग पॉइंट्स की, वो इन इटसेल्फ खुद को सपोर्ट कर रहा होता है. इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन में हम क्या करेंगे? नंबर सी वाला जो पॉइंट हमारा सपोर्टिंग है. ओके, डी पे मुझे बताइएगा. डी, रिड्यूस फियर एंगर एंड वरी. व्हाट इज पॉइंट नंबर डी? पॉइंट नंबर डी क्या होगा हमारे पास? एक्सीलेंट. पॉइंट नंबर डी हमारे पास जो है वो सपोर्टिंग डिटेल्स होगा. मेंटल बेनिफिट्स, पॉइंट नंबर ई, मेंटल बेनिफिट्स. वेरी गुड, ये हमारे पास मेन पॉइंट होगा. अच्छा जी, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, improves blood circulation, स्पोर्टिंग पॉइंट्स होगा. जरा इसके साथ ये ना मेंशन कर दिया करें कि यू आर टॉकिंग अबाउट ए बी सी डी ई एफ जी, लाइक हमारे पास बात किसकी हो रही है? ओके, नंबर जी. जी हमारे पास जो है वो स्पोर्टिंग डिटेल्स है. ओके, व्हाट अबाउट एल? व्हाट अबाउट एल? Therefore, to build mental, physical, and emotional health, consider doing yoga. Shabash Musfira, very good, well done. I would like to take a pause here and I want to tell you, please try to compare these two things. The very heading of the essay, the title of the essay, and the conclusion. The benefits of the yoga
जो हमारे पास टॉपिक है, वी आर एबल टू लोकेट द सेम थिंग, देयरफॉर टू बिल्ड मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ कंसीडर डूइंग योगा। सो जो आपके टाइटल में बात उसने की थी, उसने कंक्लूजन में उसी बात को सेकंड किया है, देख रहे हो। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज से इसको कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन करते हैं हम थीसिस स्टेटमेंट से। और थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास नंबर जे में है। अगर हम पॉइंट जे को देखते हैं और कंक्लूजन को देखते हैं, डूइंग योगा रेगुलरली कैन बी गुड फॉर योर माइंड बॉडी एंड योर इमोशंस। इज देयर एनी रेलेवेंस बिटवीन योर थीसिस स्टेटमेंट एंड द कंक्लूडिंग पॉइंट? यस और नो? Doing yoga regularly can be good for your mind, your body, and your emotions. Is there any relevance? Yes, that is the main point. That is the crux of your essay that you are not going to miss. Remember one thing: whenever you write down your thesis statement in your paper, you are going to paraphrase, you are going to mention your thesis statement once again in your conclusion. Okay, just look at this particular statement: doing yoga regularly can be good for your mind. So the writer is paraphrasing the same idea. Therefore, to build mental, physical, and emotional health, consider doing yoga. Okay, so the relevance is there. So this time we are able to draw a conclusion, and the conclusion is कि हमें जिस तरह से कोई चीज बांध के रखती है, we are talking about the title. The title is going to guide us about all these things. It is the title that will tell us how you are going to jot down your thesis statement. It is the title that is going to tell you how you are going to write down your conclusion. And remember one thing: there should be a coherence, there should be a relevance between your thesis statement and the conclusion. If you are not putting down these two things, these 2 points in an order, you are confusing your writer, your reader, your writer, your examiner, or whoever is reading the particular text. And when your examiner is confused, that means your future is confused. So I'm sure by now we are clear what do we mean by thesis statement. We know what do we mean by main idea. We are very clear about the supporting point, and we know how to relate thesis statement, topic, conclusion, and all these things. Should we proceed further? In case there's any question, the house is open for the questions. Yes, all these points are clear. Great. Okay, we are going to embark upon another journey now. I'm going to seek your assistance in this particular activity. हमें कुछ ऐसा काम करना है कि अब हम जो है, हमारे पास एक ऐसे हमने बनाना है, एंड आई एम ट्राइंग टू जूम आउट। हो जा भाई, ओके। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आप इसको जूम इन कर सकते हो, आप जितना जूम इन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, आपके पास ये पूरा हो जाएगा जूम। अब मुझे एक ऐसे मुकम्मल करना है, ठीक है, मुझे अपना एक ऐसे मुकम्मल करना है, और मुझे ये सीखना है कि इन माय पेपर हम जब मैं एक थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, जब मैं एक आउटलाइन लिखना चाहूंगा, मैं इस आउटलाइन को मुकम्मल कैसे करूंगा। अभी हमने ये सीखा है कि किस तरह से हमने थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन किया, सपोर्टिंग पॉइंट्स को मेंशन किया, मेन हेडिंग्स को मेंशन किया। अभी मैं ये सीखना चाहूंगा, और हम मिलकर इस पे काम करना चाहेंगे कि पॉइंट नंबर 1 पे क्या आएगा जी। एक थीसिस स्टेटमेंट आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं पॉइंट 1 पे, तो पॉइंट 1 पे कौन सी लाइन आएगी? पॉइंट 1 पे हमारे पास कौन सी लाइन आएगी? यहाँ अब हम एक आउटलाइन बनाना सीख रहे हैं। सो हमारे पास ये पॉइंट्स है, आप इसको जूम इन कर सकते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हमारे पास सबसे टॉप पे आएगा। पॉइंट जे, जो कि हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है। हमने ये बात सीख ली कि थीसिस स्टेटमेंट जो है हमने सबसे पहले अपनी आउटलाइन बनाते हुए टॉप पे रखनी है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ऊपर हम थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे? क्या हम थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे आउटलाइन में लिखते हुए कि हमने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो लिखी है?
थीसिस स्टेटमेंट की हम हेडिंग देंगे? द वेरी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। जाकिर, वेलकम टू द सेशन। हाउ आर यू जाकिर? जाकिर, हम आउटलाइन सीख रहे हैं। आंसर आपने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन। अच्छा, हम जो है वो नंबर 1 से सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो ये थीसिस स्टेटमेंट है। नंबर 2 पे मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट आएगा। नंबर 2 पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा? नंबर 2 पे महानूर ने लिखा ई आएगा, मुस्फिरा ने लिखा बी आएगा। ई हमारे पास है मेंटल हेल्थ और बी हमारे पास है फिजिकल बेनिफिट्स। अच्छा, अब आउटलाइन बनाते हुए ये चीज आपने गौर से देखनी है। जाकिर, लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। अब मुझे ये बताइए, दो पॉइंट्स है आपके पास, मेंटल बेनिफिट्स और फिजिकल बेनिफिट्स। हमने जब भी चीजों को आउटलाइन में मेंशन करना है, हमने उनको उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से मेंशन करना है। हमने ये देखना है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये डिसाइड करना है क्या फिजिकल बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है या मेंटल बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आएगा। आप जरा मुझे बताइए कि क्या पॉइंट बी इंपॉर्टेंट रहेगा या पॉइंट ई इंपॉर्टेंट रहेगा? फिजिकल, आई थिंक। ओके, इसको यूं समझ लें कि दोनों में से कौन सी चीज जिसकी चली जाए तो वो बंदा निकारा हो जाता है। अगर किसी का हाथ कट जाए तो क्या वो फारिग हो जाता है? अगर किसी का पाँव कट जाए तो क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या अगर या किसी का दिमाग खत्म हो जाए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है? लाइक, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इनको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज है। क्या फिजिक्स जो है वो दिमाग को कंट्रोल करती है या दिमाग फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो पहले आएगा, मेंटल या फिजिकल। तो हम यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज को पहले रखेंगे। शाबाश मुस्फिरा। द पॉइंट नंबर ई विल बी हियर, दैट इज द मेंटल बेनिफिट्स। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे तो आपने पॉइंट नंबर ई मेंटल बेनिफिट्स जो है वो रख दिया। हमने आउटलाइन में तीसरी स्टेटमेंट टॉप पे रख ली, दूसरे पे मेंटल बेनिफिट्स। अब मेंटल बेनिफिट्स हैं कौन कौन से वाले, वो जरा मुझे बताएं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है? आप स्क्रीन को जूम इन करेंगे तो आपके पास बड़ी हो जाएगी। जूम इन करें जाकिर, अपनी स्क्रीन को जरा पिंच इन करें दोनों हाथों से, यू विल बी देयर इंशाल्लाह। अच्छा जी, सरमद ने लिखा एच पॉइंट। एच पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास? हेल्प्स यू फाइंड काम एंड पीसफुल। ओके, आपका आइडिया हमें मिला, ठीक हो गया। और फिर सरमद ने ही लिखा एम पॉइंट जो है वो इमोशनल बेनिफिट्स। ओके, ग्रेट। मुस्फिरन लिखा डेवलप क्लियर थिंकिंग। एक्सीलेंट, शाबाश। जब आप मेंटल बेनिफिट्स की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्लियर थिंकिंग ही आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 1 आएगा। मेंटल बेनिफिट्स जो है वो इसके बाद हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 1। सो ये जी यहाँ पे हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। हम इसे देखते हैं ना, अभी तो हमने मेंटल लिखा है ना, तो अभी मिलके देखते हैं। हम सभी ट्राई कर रहे हैं अभी मुनीबा, इसको देखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हो गया, मेंटल जो है वो बेनिफिट्स के अंदर आ गया। ये यहाँ पे आ चुका है जी। अभी पे कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पे? बी में मुकम्मल करवाइए जरा। मेंटल बेनिफिट्स में और क्या आएगा? ओके, आसिया ने लिखा एच आएगा, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। वेरी गुड, शाबाश इंश्रा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। ये हमारे पास इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन आएगा। दिस इज अ एक्टिविटी जो आप खुद से कंप्लीट करोगे। और एक्टिविटी कुछ यूं रहेगी हजूर वाला कि आपके पास ये जो है हमारे नईम साहब, प्लीज इसे रीशेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे ना, अपने ग्रुप में। तो ये आपने एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और एक पूरी की पूरी आउटलाइन मुझे बना के देनी है। ऐसे जिसका टाइटल है द बेनिफिट
होगा और इसको ठीक है, इसको आपने कंप्लीट करना है। सेक्रेटरी को ये बताना है कि ABCD में जो कौन होगा किस सेंस आएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई आउटलाइन को दिखता है, ओके, इज इट फाइन नाउ, क्लियर, अभी ठीक है, ओके, ओके ग्रेट। आउटलाइन में सबसे पहले चेक करने वाले जो हैं उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट और टॉपिक डेवलपमेंट। अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्पोर्ट क्या है, टॉपिक डेवलपमेंट क्या है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आपने हमेशा याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना कि आपके पैराग्राफ्स जो हैं वो एक राइट ऑर्डर में तरतीब दिए। मैं वो समझाता हूँ। हर आपका पॉइंट जो है वो थीसिस स्टेटमेंट की तरफ रिलेट बैक करता हो। आपका जो है हर पॉइंट इनफ डिटेल्स रखता है कि उसे हम शामिल कर सकते हैं। एक हम आउटलाइन देखते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक पैराग्राफ को गौर से समझते हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। जरा आंखें खोल के हम सब इसको पढ़ेंगे, मुझ समेत हम सब, ताकि बाद में जब हम इस छोटे से पैराग्राफ से हमने आउटलाइन बनानी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत बना दें। ठीक है, तो गौर से समझिएगा जी प्लीज। In 1848, gold was discovered in California. People from all over the world rushed to California to look for gold. They wanted to become rich. This was called the gold rush. एग्जैक्टली मैं आ गई तो जो मैंने आई विल डिस्प्ले एंड आई विल शेयर विद यू पीपल एट द एंड ऑफ टुडे सेशन, ये आपके लिए समझना आसान हो जाए। मैंने दो ऐसे जो हैं वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बनाई है और मैं शेयर करूंगा द प्रोसेस की मेथोडोलॉजी क्या है, मैंने इसको कैसे बनाया, आप इसको कैसे बनाओगे, कैसे देखोगे, कैसे समझोगे। तो आज आपको आउटलाइन आपकी बड़े अच्छे से बनानी आ जाएगी, बट अटेंशन जो है वो पूरी आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा देखो, इन 1848 gold was discovered in California. People from all over the world rushed to California to look for the gold. They wanted to become rich. This was called the gold rush. अब लाइनों के लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर शामिल हैं कि जिनमें हमें ना सिर्फ हमारी थीसिस स्टेटमेंट मिलती है, बल्कि तमाम चीजों के बारे में पता चलता है। अब इसका टाइटल तो हो गया द इफेक्ट्स ऑफ द कैलिफोर्निया गोल्ड रश ऑन द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये जो है वो मुझे जरा बताइएगा कि टाइटल हमारे पास राइट अलाइनमेंट पे होगा, हमारे पास जो है लेफ्ट में होगा, या कहीं और होगा, मिडल में होगा। ये जो टॉपिक ऐसे का आप टॉप ऑफ द लिस्ट लिखोगे, ये कहाँ पे होगा? आपका जो टॉपिक है वो मिडल में होना चाहिए। मेक इट श्योर कि मिडल से आपको जो है वो उसको हटाना नहीं है। क्या द कैलिफोर्निया गोल्ड रश चेंज सैन फ्रांसिस्को इन द वेज दैट वी कैन स्टिल सी टुडे? क्या ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो फाइन है? क्या थीसिस स्टेटमेंट आपकी ये फाइन है? डू यू फील कि ये थीसिस स्टेटमेंट आपकी अच्छी थीसिस स्टेटमेंट है? डू यू फील कि ये थीसिस स्टेटमेंट फाइन है या आप इसको चेंज करना चाहेंगे? थीसिस स्टेटमेंट जो उसके व्यूज हैं आपके राइटर के, उसने लिखा द कैलिफोर्निया गोल्ड रश चेंज सैन फ्रांसिस्को इन अ वे दैट वी कैन स्टिल सी टुडे। ओके फाइन, अब मुझे जरा ये गाइड करें। तो उसने लिखा हिस्ट्री ऑफ द गोल्ड रश, क्या ये पॉइंट पहला ठीक है? हिस्ट्री ऑफ द गोल्ड रश, आप ये इवेल्युएट कर रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो, आपने सिंपल ये बताना है। अगर पॉइंट टू है तो आप जरा ये टू लिख के ओके लिख दें। आप ये चेक कर रहे हैं, आप मिलके ये एक आउटलाइन चेक कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आप भी तो पेपर चेक कर रहे हैं और
पेपर चेक करते करते अब आपको जरूर करना है कि ये हमने ये अब तो दिमाग है, क्योंकि ये ऐसे के बारे में बात कर रही है। उसने राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, उसने जो स्टैंड लिया है वो हमारे पास जो है वो जस्टिफाइड है। वो कैलिफोर्निया के बारे में है, वो गोल्ड रश के बारे में है, उसने इधर उधर की बात नहीं की। ठीक है सरमत, तो इधर उधर की ना बात करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सो दिस टाइम हमें ये देखना है कि वो तमाम उन्हीं की बातें कर रहा है या उसने कोई इधर उधर की बात की और वो अपना पॉइंट ले क्या रहा है। तो वो ये पॉइंट ले रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में वो कोई पॉइंट ले रहा है, वो कोई पोजीशन ले रहा है। तो यस, द आंसर इज यस, वो एक पोजीशन ले रहा है। अच्छा, आपने कहा ये भी ठीक है। अच्छा, 1848 से उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शेयर किया। जाकिर, जस्ट अभी हम ना ये देख रहे हैं कि एक आउटलाइन लिखी हुई है, अभी हमें समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, ये सब आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी ये चीजें, अभी जो एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमने, जाकिर साहब, ये वाला जो है वो पैसेज पढ़ा है, ये वाला पैसेज, ठीक है? इस पैसेज की आउटलाइन बनाई है, वे आर लर्निंग की आउटलाइन उसने कैसे बनाई है। क्या ये आउटलाइन उसने ठीक बनाई है या गलत बनाई है, ये हमें देखना है। और जो उसने गलत बनाई है वो क्यों गलत है, हम ये बताएंगे ताकि आप उसको पेपर में नहीं करो। 1848 में जो है वो उसने मेंशन किया ये वाला जो है वो पॉइंट, क्या ये ठीक है? ओके, ये हमारे पास ठीक है। पॉइंट बी भी ठीक है, 1864, क्या ये ठीक है? द गोल्ड रश की बात कर रहा है। ओके, पॉइंट सी भी ठीक है। क्यों बी जी, आपने कहा कि बी जो है वो पॉइंट ठीक नहीं है। ओके, हमारे पास बी में क्या मिस्टेक है, क्यों ये ठीक नहीं है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, व्हाट इज रॉन्ग हियर इन बी, लाइक व्हाई यू पीपल सेड लाइक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। क्या है, 1864 है तो क्या हो गया? उसने मेंशन तो किया ना, 1848 है, 1864 है, वो सारे साल तो मेंशन कर है। यस, वेरी गुड, ही इज नॉट फॉलोइंग द पर्टिकुलर ऑर्डर। जाकिर, ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर कि ये चीज समझ में आई होगी कि जब भी आउटलाइन लिखना शुरू करोगे एक ऑर्डर में फॉलो करोगे। ठीक है, अब उसने क्या गलती की, उसने क्या मिस्टेक की कि उसने ये 1864 पहले लिख दिया, 1849 बाद में लिख दिया। अब इससे ये नहीं होगा वो इसको क्रॉस करेगा, इससे ये होगा वो इसको क्रॉस करेगा। गेटिंग द मेन पॉइंट, समझ में आ रहा है जो मैं बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ? तो वो ऐसा नहीं है गोइंग टू क्रॉस दिस लाइन, इज गोइंग टू क्रॉस द होल आउटलाइन, एंड द वेरी रीजन इज दैट कि उसने ये जब गलत कर दिया है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा ऐसे का स्ट्रक्चर उसने खराब कर दिया। ठीक है, इट इज सेंसिटिव केस। अब आगे समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ये पॉइंट है। बाकी फाइन है, 1849 1850 जो है वो हमारे पास। पॉइंट नंबर ई देखिएगा, गोल्ड रशेस इन अदर कंट्रीज। ऊपर हेडिंग जरा देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ द गोल्ड रश। हमारे पास ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। ई फाइन है क्या? ई ठीक है? गोल्ड रशेस इन अदर कंट्रीज, इज इट फाइन टू मेंशन गोल्ड रशेस इन अदर कंट्रीज? क्या हम मेंशन कर सकते हैं? नहीं, ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, फाइन, ओके। बाकी सबको लगता है, क्या लगता है कि क्या हम मेंशन कर सकते हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो, अब एक बड़ी आसान सी बात समझने की कोशिश करो। वंस अगेन, हमारा जो सारे के सारी थीसिस स्टेटमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ओके, थैंक यू। हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो रिफर बैक करेगी हमारे टॉपिक की तरफ। हमारी हर मेन हेडिंग जो है वो रिफर बैक करेगी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। हमारा हर स्पोर्टिंग पॉइंट रिफर बैक करेगा हमारी मेन हेडिंग की तरफ। ये सब की सब चीजें आपस में लिंक्ड हैं, आप इनमें से किसी को भी मिस नहीं कर सकते हो, आप इनमें से किसी को भी छोड़ नहीं सकते।
अब आपने जाकिर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स, आप समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ठीक है, अब हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 3 पे चले आओ। अब ये है इफेक्ट्स ऑन सैन फ्रांसिस्को टुडे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इफेक्ट्स ऑन सैन फ्रांसिस्को टुडे तो फाइन हो गया हमारे पास जो है वो, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। क्या पीपल स्टिल कम टू सैन फ्रांसिस्को होपिंग टू गेट रिच, क्या ये फाइन है? क्या ये फाइन है? बल्कि एक चीज मेरी नजर से अभी गुजरी है, मैं पहले वो आपसे पूछ लूं। इसने पहले बताया है इफेक्ट ऑन सैन फ्रांसिस्को टुडे, और इसके बाद इसने बात की है चेंजेस इन कैलिफोर्निया इन 1800। क्या हमारे पास चेंज पहले आता है, या इफेक्ट पहले आता है फिर चेंज होता है, या हमारे पास जो है वो चेंज पहले आता है फिर इफेक्ट आता है? व्हाट डू यू फील? हमारे पास चेंज पहले आएगा फिर उसका इफेक्ट आएगा, या इफेक्ट पहले आएगा फिर उसका चेंज होगा? इट मीन्स कि ये दोनों आपस में रिप्लेस होंगे। उसको ये वाला पॉइंट ऊपर लिखना चाहिए था 3 को और 4 को, तो ये उसने क्या किया, उसने गलत कर दिया। अब हमारे पास जो है और देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के अंदर देखें, पीपल स्टिल कम टू सैन फ्रांसिस्को होपिंग टू गेट रिच। क्या पॉइंट नंबर 1 ठीक है? व्हाट डू यू फील? इट इज नॉट ओके, ये पॉइंट हमारे पास ओके नहीं रहेगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ये पॉइंट मेंशन नहीं कर सकते हैं पीपल स्टिल कम टू सैन फ्रांसिस्को होपिंग टू गेट रिच। ये किसी का स्पोर्टिंग पॉइंट तो हो सकता है, ठीक है, मेन हेडिंग तो ये है, ये तो ऑलरेडी स्पोर्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये किसी और पॉइंट का स्पोर्टिंग पॉइंट हो सकता है, उसका सब स्पोर्टिंग पॉइंट हो सकता है। बट ये इस काबिल नहीं है कि इसको हम जो है वो एक स्पोर्टिंग पॉइंट बनाए। अब हमें कैसे पता चला कि ये इस काबिल नहीं है? हमें कैसे पता चला? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। देन हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है ये मेन पॉइंट कभी भी नहीं बन सकता कि जो हमारे पास ऐसे की सबसे पहली लाइन को ही कवर कर रहा हो। मैंने कहा ये दूसरी में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, पहली में नहीं आ सकता। आप पॉइंट नंबर बी में बताइएगा। साइट सीइंग इज वेरी पॉपुलर इन सैन फ्रांसिस्को। क्या रेलिवेंट है? साइट सीइंग इज वेरी पॉपुलर इन सैन फ्रांसिस्को। पॉइंट बी, बी डॉट लिखिएगा ये सर नो, ताकि मुझे पता चल सके। साइट सीइंग इज वेरी पॉपुलर इन सैन फ्रांसिस्को। क्या ये हमारे पास कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है जो थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है? क्या हम जो साइट सीइंग जो है वो हमारा कभी भी फोकस नहीं था, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास इररेलेवेंट है, ये पॉइंट हमारे पास रेलिवेंट नहीं है। अच्छा जी, सैन फ्रांसिस्को इज स्टिल एन एक्सपेंसिव सिटी, हाउस एंड होल्ड्स, फूड एंड क्लॉथ्स। अब मुझे जरा ये गाइड कीजिएगा कि क्या पॉइंट नंबर सी हमारे पास होना चाहिए? स्टिल एन एक्सपेंसिव सिटी, हाउस एंड लैंड्स, फूड एंड क्लॉथिंग, सी हमारे पास क्या रेलिवेंट पॉइंट है? अब आपको ये कैसे पता चल रहा है कि रेलिवेंट नहीं है जाकिर साहब? आपको ये इस तरह से पता चल रहा है क्योंकि आपका जो ऐसे जो हमने चीजें बताई हैं उसमें ना तो फूड एंड क्लॉथिंग की बात है ना हाउस एंड लैंड्स की बात है। टॉपिक इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करता। टॉपिक तो हमें बता रहा है द गोल्ड रश इन इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, गोल्ड रश इन सैन फ्रांसिस्को, कुछ यही है ना हमारे पास जो है वो टॉपिक। तो ये तो हमें कुछ ये बता रहा है, तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि ये हमारे पास एक रेलिवेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ओके जी। जाकिर ये पता चला आपको? बिकॉज यू आर आस्किंग कि ये किस तरह से होगा। ओके, अब मुझे ये बताएं
कि स्टिल प्रॉब्लम्स इन द सिटी, क्या पॉइंट नंबर डी रेलिवेंट है? क्या हम इसे मेंशन कर सकते हैं? पॉइंट नंबर डी, इज इट रेलिवेंट? स्टिल प्रॉब्लम्स इन द सिटी। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, पॉइंट नंबर डी को, स्टिल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गोल्ड रश इन द सिटी, still problems to the citizens coming for gold rush, coming in the search for gold in the city। क्या अब ये रेलिवेंट है? हमें अपने पॉइंट्स को मोर स्पेसिफिक बनाना है, अपने पॉइंट्स को मोर स्पेसिफिक बनाना है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर ई देखिएगा मुझे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज स्टिल इम्पोर्टेंट, क्या ये रेलिवेंट है? नो, ये रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर एफ देखिएगा, देयर इज नो गोल्ड, शुड बी देयर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन इंक्रीज है। क्या ये ए पॉइंट रेलिवेंट है हमारे पास? इसको देखिएगा, क्या हमारे पास पॉइंट नंबर ए रेलिवेंट है? पॉपुलेशन इंक्रीज, ओके रेलिवेंट है। क्या ये पॉइंट बी रेलिवेंट है? एवरीथिंग बिकम मोर एक्सपेंसिव, हाउसेज एंड लैंड, क्या ये रेलिवेंट है? हाउसेज एंड लैंड, या आप समझते हैं कि इसको जो है वो मजीद इसको स्पेसिफिक करना चाहिए था? डू यू फील कि हमें जरूरत है कि इसको मजीद स्पेसिफाई कर सकें? We need to make it quite relevant one। ओके, अब हमने क्या किया है, हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम एक आउटलाइन को समझ सकें। ठीक है, एक आउटलाइन को समझ सकें। अब हम दो आउटलाइंस पे चलते हैं। पहली हमारे पास जो आउटलाइन है वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आपने मुझे सबसे पहले ये बताना है कि हमारे पास जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो मेन हेडिंग्स हैं, क्या वो टॉपिक से रिलेटेड हैं? टॉपिक लिख लेते हैं, सो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके जी, इसको करते हैं हम थोड़ा सा, ओके ग्रेट फाइन। अच्छा जी, अब मुझे मेरा सवाल ये है कि अभी सिर्फ हम मेन हेडिंग्स के ऊपर देखेंगे। इंट्रोडक्शन है, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसके बाद जी मेन हेडिंग हमारे पास आ जाती है कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, और देन कंक्लूजन। क्या हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे टॉपिक की तरफ रिफर बैक करते हैं, यस और नो? इनको पढ़ने के बाद हमें वो वर्ड्स नजर आते हैं जो हमारे टॉपिक के अंदर हैं, वही वर्ड्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक चीज समझ लेनी है, और वो चीज ये है कि हमारा टॉपिक हमें नजर आना चाहिए मेन हेडिंग्स के अंदर, मेन हेडिंग्स के अंदर। अब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आ जाए, अभी मैं सिर्फ एक ही चीज की बात करूंगा, और मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। ये वाला जो मैंने आपके सामने मेंशन किया, इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। मुझे जरा गाइड कीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या जरूरी है कि मैं अपने एग्जामिनर के लिए डिफाइन करूं? क्या मेरा एग्जामिनर इतना ही अनपढ़ होगा कि उसे नहीं पता ग्लोबलाइजेशन क्या है? इज इट इनएविटेबल, इज इट कंपल्सरी, कंपल्शन फॉर मी कि मैं इसको डिफाइन करूं, यस और नो? या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, मैं सीधा जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू पे बात कर सकता हूं? क्या हमारे एग्जामिनर को नहीं पता ग्लोबलाइजेशन कहाँ पे चल रही? क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये बात तो एग्जामिनर को पता है, इसको क्या मैं मेंशन करूं? क्या हम टॉपिक की इस कैपेसिटी में होते हैं कि हम ये एज्यूम कर लें कि अब ये ग्लोबलाइजेशन तो उसको पता ही होगा ना, इस पे तो मैं नहीं लिखूंगा। वी आर नॉट सपोज टू डू दिस, हमें डिफाइन करना है सबसे पहले टॉपिक को।
एजम्पशंस जो है वो हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड टुडे। अगर ग्लोबलाइजेशन इन पाकिस्तान है तो फिर आप जो है ग्लोबलाइजेशन एंड पाकिस्तान है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। अब मुझे ये बताइए प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब मुझे ये क्या जो मैंने मेन हेडिंग लिखी है, मुझे मेरे ऐसे में से किस चीज ने बताया कि मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोज की बात करूंगा? मैं कॉन्स की बात क्यों नहीं कर सकता? मैं किसी और चीज की बात क्यों नहीं कर सकता? किस चीज ने मुझे बाउंड किया कि आपको सबसे पहला मेन पॉइंट जो है वो लिखना ही प्रोज पे है? अगर आपने प्रोज पे नहीं लिखा तो वो गलत होगा और वो सीक्वेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किस चीज ने बताया? ऐसे टाइटल ने, मुझे टाइटल ने गाइड किया कि मुझे प्रोज को लिखना है। अब आपने एक चीज याद रखनी है और वो आपके पास ये पॉइंट है कि जब आप प्रोज की बात करोगे, अब आपने एक चीज जो है वो समझने की कोशिश करनी है और एक रिदम देखना है। रिदम पता क्या होता है? जब गाना सुन रहे होते हो ना, जब तुम म्यूजिक सुन रहे होते हो तो आपको कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता कि वो एक चीज से दूसरी चीज पे ऐसे जा रहा होता है कि आपके कानों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अगर वही शोर हो, वही चाहत फतेह अली खान की आवाज में गाना हो, तो आप कभी भी नहीं सुनोगे। यहाँ पे आपने फील करना है, एक चीज को महसूस करने की कोशिश करनी है कि क्या हमारे पास जो कंपोजिशन है, जो रिदम है, जो मूवमेंट है, ऐसी है कि ये जो टॉपिक था ऊपर हमारे पास दिया हुआ है प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या इसका पॉइंट ए जो है वो इससे रिलेटेड है? पॉइंट ए तो हम बात कर रहे हैं बेनिफिट की, तो क्या ये इससे रिलेटेड है? अगर ये इससे रिलेटेड है, जितने मैंने तीनों के तीनों पॉइंट्स मेंशन किए, क्या वो इससे रिलेटेड हैं? ठीक है, हमने इनको देखने की कोशिश करेंगे। अब मैंने लिखा इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपकी और भी राय हो सकती है। ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एक्सेस टू वाइडर कंज्यूमर बेस। क्या ये सब के सब इकोनॉमिक बेनिफिट्स की ही बात कर रहे हैं या कहीं पे मैं इकोनॉमिक से हट गया? सब पॉइंट्स उन्हीं से मतलब है। In this particular main heading, am I talking about a single topic, that is the economic benefit, increased trade of, जब मैंने trade opportunities की बात की, am I talking about the economic benefits? When I'm talking about the growth of multinational corporations, am I once again talking about the economic benefits? So the answer is yes. और क्या ये सारी की सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन से मुतल्लिका हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स ग्लोबलाइजेशन से मुतल्लिका हैं? द आंसर इज यस। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिख सकता था रूटिंग पॉवर्टी, या डिमिनिश कर रहा है पॉवर्टी को, मिनिमाइजिंग पॉवर्टी, मैं पॉवर्टी को मेंशन कर सकता था। वो भी तो उसका बेनिफिट है ना? क्या मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता था? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता था इम्प्रूव्ड टेली कम्युनिकेशन? क्या यहाँ पे मैं टेली कम्युनिकेशन की बातें कर सकता था? द आंसर इज नो। जब आपने एक पॉइंट दे दिया, अब आपको उस पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पे मैंने दिया कल्चरल एक्सचेंज। अच्छा, एक चीज और याद रखोगे, ये मैंने आपसे अर्ज किया था कल और अभी मैं दोबारा आपको समझा दूं। एक चीज आपने नोट करने की कोशिश की है, ये रोमन्स में है, ये अल्फाबेट्स हैं, ये हमारे पास न्यूमरल्स में है। आपने फील किया है? अच्छा, ये क्या एक महज इत्तेफाक है कि हमारे पास ये जो है वो वन है, ये इसको इसी के सीक्वेंस में होना चाहिए, ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर पे लिखा हुआ है हम इसीलिए इस तरह से फॉलो करेंगे, या एक्चुअल पेपर में भी हम अपनी मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स को इसी तरह से पुट करेंगे? इन योर एक्चुअल पेपर यू आर सपोज टू फॉलो द सेम थिंग। और वजह ये है, यही वो तरीकेकार है लिखने का। पॉइंट ये है कि यही वो तरीकेकार है लिखने का। देखो, मैं अगर कहूँ 2 + 2 6 होते हैं, आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता। मैं कहूँ नहीं 6 होते हैं, आप कहेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक ऑब्जेक्टिव चीज है। अगर आप अपने ऐसे के पेपर में यू आर नॉट फॉलोइंग दिस पैटर्न, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो।
उसका तरीकेकार यही है भाई, लिखोगे इसी तरह से, अगर नहीं लिख रहे हो तो ये पैटर्न नहीं है ना। हमें, हम लोग जो है कुछ फॉर्मेट्स होते हैं राइटिंग्स के, जिन लोगों ने थीसिस पर काम किया होगा उन्हें एपीए फॉर्मेट्स का भी पता होगा, एमएलए फॉर्मेट्स का भी पता होगा, ठीक है। सो ये फॉर्मेट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे। इसका हमें पता चलता है कि ये मेन पॉइंट्स हैं, ये इनके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, एक जैसे नहीं लिखोगे। नहीं जाके, एबीसी जो है वो अगर तुम मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखोगे, अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो इनको जो है वो आप स्मॉल में लिखोगे, ठीक है। सपोर्टिंग पॉइंट्स जो है वो, अगर जो है वो आप ये न्यूमरल्स की जगह लिख रहे हो यहाँ पे स्मॉल में लिखोगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। अब मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जो कल्चरल एक्सचेंज है क्या वो प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से को रिफर बैक करता है, यस और नो। क्या कल्चरल एक्सचेंज जो है वो होता है, ये प्रोज की ही बात कर रहा है? जो हमने अभी एक आउटलाइन देखी थी उसमें हमने समझने की कोशिश की थी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये उधर उधर की बात करता है? अब वही एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चर, प्रमोशन ऑफ द टॉलरेंस, फिर हमने ये समझा कि अगर हमने कहीं पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बातें की हैं तो उसके अंदर उसकी सब हेडिंग में हमने सिर्फ दो ही बातें की और वो टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक आती। वो हमारे पास जो है वो यही बताता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव हो। अगर हमने कहीं पे बात करने की कोशिश की कि जनाब इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, तो वहां पे हमने सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ही लिया। वहां पे हमने ऐसा नहीं किया कि उसके अंदर पॉवर्टी को लगा दिया, ऐसा नहीं किया कि उसके अंदर हमने पकड़ के पाकिस्तान के दूसरे तीसरे मसाइल को डाल दिया, ऐसा नहीं किया कि उसके अंदर हमने जो है वो इशू हाईलाइट कर दिया जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था। हमने जब कल्चरल एक्सचेंज की बात की तो कल्चरल एक्सचेंज में हमने सिर्फ उसी की बात की जो कल्चर से रिलेटेड इशू था। So this is something that I want you to understand. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक भी लफ्ज मुझे ऐसा बता दो जो मैंने अपनी आउटलाइन में इस्तेमाल किया हो जिसके लिए आपको डिक्शनरी देखनी पड़े। कोई मुश्किल लफ्ज है, मुश्किल अंग्रेजी लिखने से ऐसे पास नहीं होता है, ऐसे ठीक लिखने से पास होता है, एक्सप्लेन करने से पास होता है। और इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड्स याद नहीं करो। मुश्किल अंग्रेजी तुम लिख नहीं सकते हो, लेकिन वो लिखेगा आपके प्रेसिंग कंपोजिशन के पेपर में, वो कंपोजिशन में भी देगा, वो प्रेसिंग में भी देगा, वो बताएगा। आई एम श्योर कि मैंने ये चीजें आपको समझा दी, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। क्या मैं इस काबिल हो पाया कि मैं आपको समझा पाया कि हमें रिलेट कैसे करना है? क्या मैं समझा पाया कि हम कैसे करते हैं? अब देखो, जब मैंने कॉन्स की बात की, अब कॉन्स में मैंने यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स लिखे उसी के साथ जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स को मैं मेंशन करता चला जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा कंक्लूजन की। कंक्लूजन के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं, आप तीन तरह के कंक्लूजन में पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। अच्छा, पहला पॉइंट तो जो कंक्लूजन के अंदर आप कर सकते हो ना, अगर आप लिखना चाहो, कुछ लोग इसको बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, कंक्लूजन की जगह पे वो फील करते हैं कि कुछ जरूरत नहीं है, वो दे देते हैं एंड दैट्स ऑल। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वैसे भी कर लो, लेकिन नहीं जाएगा, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। आप कंक्लूजन में क्या करते हो, पहले नंबर पे तो आपने जो कुछ बताया है आप लिख सकते हो यहाँ पे कि पैराफ्रेज ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, समरी ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, रेपिटेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, या आप लिख सकते हो emphasizes on the complexities and interconnectedness of these issues। फिर आप उसके बाद जो है वो बता सकते हो कि हम मिटिगेट कैसे करेंगे। और यहाँ पे जो कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था, थीसिस स्टेटमेंट को रीफ्रेज करोगे, आपने यहाँ पे टॉप पे करोगे रीफ्रेज, और यहाँ पे एंड पे आकर उसको रीस्टेट करोगे। मेरी बात गौर से सुन लो, मैं अल्फाज यहाँ पे बदल रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे पहले में पैराफ्रेज करोगे थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है, उसको बदल के लिखोगे अल्फाज जो है वो, जब कंक्लूजन के पैराग्राफ्स को लिखोगे, ये मैं अभी आउटलाइन की बात नहीं कर रहा, पैराग्राफ। और जब एंड पे लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रीस्टेट करोगे, बताओगे कि जनाब यही वो पॉइंट है जो कि मैं लेना चाह रहा था। अब नहीं समझ में आया ये पॉइंट? आई एम श्योर नहीं आया होगा। चलो एक एग्जाम्पल जो है वो मैं देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, जब आपने ये समझने की कोशिश की थी, तो ये हमारे पास जो है होता है नंबर
ये जो हमारे पास पॉइंट था, ये वाला आपने मुझे बताया था, ये वाला जो सर है, ये है हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट, ये वाला थी मुझे। अब मैंने तब आपसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या ये हमारे पास जो कंक्लूजन है इनके दरमियान रेलिवेंस है। आपने कहा जी सर है, वो डूइंग योगा रेगुलरली कैन बी गुड फॉर योर माइंड, योर बॉडी एंड योर इमोशंस, वो बात कर रहे हैं कि वो गुड है। अब यहाँ पे देयरफॉर टू बिल्ड मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ कंसीडर डूइंग योगा टू बिल्ड। डोंट यू फील कि वो एक ही बात को यहाँ पे रीस्टेट कर रहा है, पैराफ्रेज कर रहा है? वो एक ही बात को पैराफ्रेज कर रहा है। वो जो बात उसने ऊपर कही कैन बी गुड, यहाँ पे उसने वो उसको पैराफ्रेज कर दिया। इज इट सो? ऐसा है? द आंसर इज यस। तो आपने जो अपना जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर तीसरी स्टेटमेंट को रीस्टेट करना है, मेंशन करना नहीं। यार ये मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके ना वो डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड कर दीजिएगा। समझ में आया कैसे काम था? ये है, इसे को समझते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते, कोई ढंग का मेंटोर हो। आप सब तो बल्कि आज मेरे अपने सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आप लोग अपना काम डेली करो और इसको चेक करवाओ। डेली करने से मुराद ये है, चेक करवाने से मुराद ये नहीं है कि आपने जो है जैसे भी लिखा और उसको जो है वो बम्बार्टमेंट कर दी मेरे पास के सर इसको अब जो है वो इवेल्यूएट करें। आपने खुद इसके मुताबिक करने की कोशिश करो। एक रास्ता दिखाया जाता है कि ये रास्ता है, इसके मुताबिक बनाओ, टॉपिक उठाओ। मैंने ये टॉपिक कहाँ से उठाए थे? नहीं, भी किताबी पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ये जहाँ पे सीएसएस के पिछले सारे पेपर हैं, कोई भी सीएसएस का पेपर उठाओ, मैंने यहाँ से दो टॉपिक लिए, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 8 जो है वो मैंने पिक किया। कोई भी उठाओ, उसको इसके मुताबिक करने की कोशिश करो। अब मैं एक और टॉपिक जो है वो आपको बताने लगा हूँ, एक और टॉपिक दिखाने लगा हूँ कि उसके ऊपर हमने कैसे काम किया। अब देखो जरा, ये मेरे पास था कोविड-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर। अब जब मैंने ये समझा तो मुझे आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद मुझे कोविड-19 पे बात करनी है, मुझे पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे बात करनी है, पाकिस्तानी रिसर्चर्स है बेसिकली, ठीक है? पाकिस्तानी डॉक्टर्स चले इस पे मैं जब लिख रहा था तो आई वाज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तानी डॉक्टर्स, लेकिन एक्चुअल उसने पाकिस्तानी रिसर्चर्स जो हैं वो ऐसे में मांगे हुए थे। खैर, मैं समझाना मकसद है, ऑब्वियसली आप इसको जो है वो अपने पेपर में थोड़ी लिखने जा रहे हो, समझ लीजिएगा, देखिएगा। अब मेरे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कीवर्ड्स है तो जिनको बिल्कुल भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली मैं कोविड-19 पर बात करूंगा, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर बात करूंगा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब उसने कोविड-19 और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बात की तो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मसाइल खत्म नहीं होता। अच्छा, ये जो मेन हेडिंग्स हैं ये आपकी अपनी ऑब्वियसली होंगी और ये मुझसे मुख्तलिफ होंगी। ये कोई रूल ऑफ द थंब नहीं है कि मैंने लिखा तो आप भी ये लिखोगे। मुझे लगा कि चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पे इसलिए मेन पॉइंट आना चाहिए कि वेकअप कॉल है, उन्हें जगाना और जगाया उन्हीं को जाता है जिनके मसाइल होता है। जिनका मसला ही ना हो उन्हें तो आप जगा ही नहीं सकते हो ना। सो मुझे लगा कि इसलिए यहाँ पे मुझे चैलेंजेस की बात पहले करनी पड़ेगी, ठीक है? चैलेंजेस में क्या है? ओवरबर्डननेस है हमारे पास, फैसिलिटीज नहीं है, ट्रेनिंग के नाम पे हमारे पास जो मजाक होता है वो आप सबको पता है। उन तमाम चीजों को मैंने मेंशन किया। वंस अगेन, मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया कि जिसके लिए आपको डिक्शनरी को कंसल्ट करना पड़े। आई वॉन्ट टू टेल यू, अपनी जिंदगी भी आसान बनाएं और अपने एग्जामिनर की जिंदगी भी आसान बनाएं। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कुछ 15 20 25 वर्ड्स को याद कर लेते हैं, अब खुदा का नाम लेके शुरू हो जाते हैं, हर ऐसे के अंदर उनको डालना है, हर आउटलाइन में उसका डालना है। मैं आज ना एक इंडिविजुअल इवेल्युएशन सेशन में था, हमारे पास उस एस्पिरेंट का लास्ट टाइम का भी ऐसे पास था, बट उसका जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक और सब्जेक्ट जो है वो यूएस हिस्ट्री चला गया। तो इस दफा आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और आई वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। यार मुझे जरा ये आप बता दो कि आपने जो भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, whom you are trying to impress? भारी भरकम अल्फाज से मेरा प्रॉब्लम नहीं था, मुझे उनकी जस्टिफिकेशन वहां पे लगती नहीं थी, ठीक है? कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो याद कर लिए, एक एस्पिरेंट था उसने 3 वर्ड्स याद किए हुए थे,
ठीक है, पेट्रीफाइड, मॉर्टिफाइड, स्टूपिफाइड। ठीक है, उसने इन तीनों को हर जगह एडजस्ट करना होता था। आई एम सिक ऑफ दिस पेट्रीफाइड, स्टूपिफाइड, मॉर्टिफाइड बिहेवियर। ठीक है, किसी का बायोलॉजी से बैकग्राउंड था, उसने एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा जो है वो लफ्ज याद किया हुआ था। बिलीव मी, ये सब एकेडमिक डिग्रियों तक अच्छा लगता है, जब आपको अपने मैम को इम्प्रेस करना होता है, सर को इम्प्रेस करना होता है, यूनिवर्सिटीज में जिनके पास नंबर हैं। यहाँ पे आप कंपटीशन में बैठे हुए हो और यहाँ पे आपको compete करना है। आपको अपने थॉट को बताना है कि वो कितनी विविड है। आपको ये बताना है कि आपने कितने अच्छे से इसको कोहेरेंस के साथ लिखा। कल कल को आपको कोई अच्छा ड्राफ्ट लिखना पड़े, कहीं पे आप फॉरेन फॉरेन एम्बेसडर हो, कहीं पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। सो फ्लावरी लैंग्वेज, हाँ हो तो अच्छा है, जस्टिफाइड है, अच्छा है, लिखा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो वर्ड्स को जो है वो पकड़ धकड़ के मैनेज नहीं करो। ठीक है। अच्छा, इस तरह से मैंने जब ये 3 पॉइंट से ब्रेनस्टॉर्मिंग जब मैं कर रहा था, मुझे एक चीज पता चल गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबको पता है। दूसरी चीज मुझे पता चल गई, ट्रेनिंग नहीं है, सबको पता है। तीसरी चीज मुझे पता चल गई कि जो हमारे पास वर्कर्स हैं, वो लोग काम ही नहीं पाकिस्तान में करना चाहते क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं। ठीक है, कोविड-19 में कई डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे जान से गए, किसी को परवाह नहीं थी। फिर उसके बाद जो है हमें चैलेंजेस के बाद ये भी बताना है कि हाँ, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के अंदर जो है वो एक चीज है, सेक्रीफाइस वो कर सकता है। वो कमिटमेंट उनकी है इन हालात में काम करने की वजह से। जो हालात में काम करना चाहते हैं वो काम करते हैं, उनकी कमिटमेंट पे हम कोई क्वेश्चन मार्क पुट नहीं कर सकते। सो स्ट्रेंथ एंड हमारे पास रिजेलियंस को जो है वो पॉइंट पुट किया जा सकता है। आप कोई और भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रिलेट करें। आखिर में आपने जो है वो लेसन्स बताए कि हमने लेसन्स जो है वो क्या क्या होने चाहिए, हमें ये इम्प्रूव करना चाहिए। आप सजेशंस की हेडिंग पुट कर सकते हो, आप की पॉइंट्स की हेडिंग पुट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ट्रेनिंग को वही पॉइंट्स जो ऊपर हमने मेंशन किए उन्हीं को आप बता दें कि हमने इम्प्रूव करना है और एंड पे कंक्लूड कर दें। अच्छा, ये बात जो मैं पॉइंट नंबर ए में मेंशन कर रहा था वहां पे, कि आप समराइज कर दोगे, रिवीजन कर दोगे, बता दोगे कि कोविड-19 का पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे इम्पैक्ट क्या है। कंक्लूजन आपका सारे का सारा जो ऐसे है उसी को कंक्लूड करता नजर आएगा, इसमें कोई नया पॉइंट शुरू नहीं होगा। ठीक है, नया पॉइंट इसमें शुरू नहीं होगा। ये चीजें अगर हमारे पास क्लियर हो गई हो तो कल के लिए आपने जो है वो एक टॉपिक नोट करना है और इसकी आउटलाइन को प्लीज 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 इमेज की फॉर्म में शेयर कीजिएगा। मुझे पीडीएफ में मत भेजिएगा, पीडीएफ फाइल के ऊपर काम करना, लेंथी फाइल हो तो अच्छा भी लगता है। आप एक इसकी पिक्चर से लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा और एक पेज से ज्यादा ना बनाइएगा प्लीज, ताकि मैं मार्क कर सकूं। ठीक है, जब आप लेंथी लेंथी लिख देते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उसे मार्क किया जाए। तो आप प्लीज ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स पे मुझे एक आउटलाइन सबमिट करवानी है और ये आपके पास जेपैग फॉर्मेट में होना चाहिए। गूगल पे लिख लीजिएगा जेपैग क्या होता है, बता देगा। पीएनजी फॉर्मेट लिख लीजिएगा। सादा लफ्जों में बात करें तो सीधी सी मोबाइल से तस्वीर खींच के भेज देनी है, उसको पीडीएफ में नहीं गुजारो। ठीक है, कैम स्कैनर से कैम स्कैन करके उसका इमेज लेके भेज देना, वो ज्यादा अच्छा है। वो मार्क करना मेरे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम जो है वो इसके ऊपर बात करोगे, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, ये नहीं कर सकते, मुश्किल लगता है। मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन को कर लो। ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगता है वो कर लो। दो ऑप्शन है, टॉपिक नंबर 2 है आपके पास जो है, और आपके पास टॉपिक नंबर 6 है, इन दोनों पे काम करना है। ठीक है, अपनी एक आउटलाइन जो मैंने आपका इतनी देर सर खाया है वो अपने मुझे बना के सबमिट करवा देनी। फाइन, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यहाँ तक एक्टिविटी आपको जो है वो समझ में आ गई, क्लियर हो गया जी? ओके जी, तो मैं इस एक्टिविटी के साथ ही आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। जाकिर, शुरू में हमने पढ़ाया था कि आउटलाइन जो है वो क्या होती है और वो आपको पता अब चल चुका है। आउटलाइन बनानी कैसी है वो भी हमने एंड पे भी सारी चीजें बता दी। ठीक है, शुरू में हमने आउटलाइन बनाना सीखा था ना, एंड पे हमने बना दिया। हाँ,
वो ना 0 इस नंबर पे मैसेज कर दें, वो आपको आपका कल का लेक्चर भेज देंगे, ठीक है। ओके जी, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लेक्चर। मुलाकात होती है कल की क्लास में, लेकिन आउटलाइन बना के सबमिट करवाई गई है और मैं इसे इंशाल्लाह इवेल्युएट करूंगा, ठीक है जी। प्लीज, आई एम अवेलेबल फॉर क्वेश्चन। आई एम ओपनिंग योर माइक। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, क्विकली आप पूछ रहे हैं। सरमद मलिक प्लीज। अस्सलाम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपने बोला कि आपने जो पॉइंट्स बनाने हैं वो अपने स्टेटमेंट से रिलेटेड बना, उधर से पिक करके आपने मतलब एक बनाने हैं। सर मुझे ये डाउट था कि थीसिस स्टेटमेंट तो बहुत 2-3 लाइंस की मतलब होती है, या 5 मैक्सिमम 5 लाइंस की। सर हम उससे रिलेटेड किस तरह से पॉइंट्स जनरेट करेंगे? एक ये है सर। सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा कि आप वो इंट्रोडक्शन, एक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में वो डेफिनेशन है, तो सर हम अगर उसे डिफाइन ना करें तो हम उसका स्टार्ट किस तरह करें? ये प्लीज एक्सप्लेन कर देगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, मैंने ये नहीं कहा कि थीसिस स्टेटमेंट से मेन पॉइंट्स बनाने हैं। बाकी लोग जरा मुझे बताएं, मैंने क्या बताया है, किससे हम मेन पॉइंट्स लेंगे अपने ऐसे में, कौन सी चीज हमें गाइड करेगी कि यहाँ से हमने मेन पॉइंट्स उठाने हैं, ताकि मैं देख सकूं बाकियों को भी पता ये नहीं है। कौन सी चीज ऐसे की वो है जो हमें बताएगी कि यहाँ से मेन पॉइंट्स उठाने हैं, वेरी गुड। वो हमें टॉपिक बताएगा, टाइटल बताएगा, ठीक है। सरमद वो हमें वो नहीं बताएगा, ये थीसिस स्टेटमेंट वो तो खुद जो है वो टॉप हमारा ऐसे का टाइटल हमें देगा। एक चीज। दूसरी चीज, आपने जो पूछी वो ये, आपका क्वेश्चन क्या था दोबारा जरा मुझे बताइएगा कि आपने दूसरा क्वेश्चन क्या था। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जैसे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपने कहा कि ग्लोबलाइजेशन वो की स्टार्ट में। डेफिनेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर हम नहीं लिखते तो क्या होता है, ओके। आप अगर उसको नहीं लिखते, आप एज्यूम कर लेते हो कि आपके एग्जामिनर को पता है, आपका एग्जामिनर इस चीज पे माइंड करता है कि आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, और वो इसलिए माइंड करता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। अगर आप स्कूल लाइफ के ऊपर ऐसे है एक्सप्लेन नहीं करते हो, दैट्स फाइन। अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन पे एक्सप्लेन नहीं करते, वो उतना माइंड नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि आप एजुकेशन पे भी कोई कोटेशन उससे दो, कोई कोट उससे दो, उसे पता चले, ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म लाइक ग्लोबलाइजेशन, तो आप उसको डिफाइन नहीं करते, वो माइंड करेगा, और एग्जामिनर के माइंड करने का मतलब हम सब समझता है। वो ये चाहता है कि आप उसे एक्सप्लेन करें, आप सीधा ब्रीफ ओवरव्यू पे मत चले जाइए, ठीक है सर। मत डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर मत मुझे बताइएगा। चलें जी, विद दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेस सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इस पे काम कीजिए और अपने काम को सबमिट कराएं। खुदा हाफिज।